नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट कॉम में। मित्रों, आप सुन रहे हैं मेहंदी उपन्यास का 5वां और अंतिम भाग। गुलशन नंदा के इस महान उपन्यास का लाभ उठाने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग अवश्य सुने। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं आपको ये नॉवल कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो प्रस्तुत है 5वां भाग। सूरज का सुर्ख गोला जैसे जैसे सागर के सीने में उतरता जा रहा था, अर्चना का दिल उसके सीने में डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वह सागर के किनारे ठंडी रेत पर अकेली और खामोश बैठी अपनी जिंदगी पर गौर कर रही थी, जिसमें अचानक सागर के समान ज्वार भाटा आ जाता था। आज उसकी जिंदगी में एक हलचल मची हुई थी। उसने कई बार सोचा कि जाकर सोमू पर बरस पड़े, लेकिन फिर यह सोचकर हिम्मत न कर सकी कि शायद यह उसकी बेबसी से मजाक होगा। थोड़ी ही देर बाद चांद निकल आया। उसके गिर्द छाई हुई सांवली घुटन को चांदी ने तनिक कम कर दिया और वह सागर की उन लहरों को देखने लगी जो आ आकर उसके कदमों को छूने लगी थीं। उसने महसूस किया कि अब वह तट पर अकेली नहीं है। कई जोड़े सागर की शीतल वायु का आनंद लेने के लिए तट पर निकल आए थे और वह धुंधली चांदी में उस अकेली लड़की को उचटती नज़र से देखकर आगे निकल जाते थे। किसी को भी यह पता न था कि यह देश की नवोदिता अभिनेत्री अर्चना है। वह उन सबसे बेपरवाह अपने विचारों में खोई हुई बैठी थी कि अचानक एक खनकता कहकहा उस धुंधली चांदनी में दूर तक गूंज गया। उस सुरीली और जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर अर्चना उसकी ओर देखने पर मजबूर हो गई। उसने एक युवा दंपति को सागर की लहरों से आंख मिचौली खेलते हुए देखा। लड़की बेतहाशा हंसती हुई भाग रही थी और लड़का दौड़ दौड़ कर उसे पकड़ रहा था। इस पकड़ धकड़ में लड़की बार बार उस युवक के हाथ से फिसल जाती और उस पर पानी के छींटों की बौछार करते हुए हंसने लगती। अचानक वह दोनों जवानी का यह दिलचस्प खेल खेलते हुए अर्चना के सामने आ गए। भागती हुई लड़की अचानक रेत पर फिसली और फिर संभली तो अर्चना की आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए अनायास कहने लगी, दीदी तुम। यह डॉली थी जो रेत पे फिसलती डगमगाती अर्चना के बिल्कुल करीब चली आई थी। इससे पहले कि वह अर्चना से पूछती, वह खुद ही डॉली से प्रसन्नता के खिले हुए चेहरे को देखते हुए कह उठी, हाँ डॉली, जी घबरा रहा था इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। कहते हुए डॉली के साथी को प्रश्नात्मक नज़रों से देखने लगी। डॉली ने बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और शिकायत भरे स्वर में बोली, बेस्ट ऑफ लक। आज तुम्हारी नई फिल्म का मुहूर्त हुआ है ना, लेकिन मुझे ना तुमने याद किया ना सोमू ने। यह बात नहीं थी डॉली, हमने जानबूझकर तुम्हें इनवाइट नहीं किया। क्यों? डॉली ने आश्चर्य से पूछा। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तुम्हारे साथ? ओह दीदी, तुम भी क्या बोल बैठी। मरने वालों के साथ कोई मर तो नहीं जाता, और वह भी मम्मी और राजू। एक समाज की गंदगी और दूसरा अवसरवादी। जिंदगी इन नाचती गाती लहरों की तरह है दीदी। एक लहर तट से टकराकर खत्म हो जाती है तो तुरंत उसकी जगह दूसरी ले लेती है। अगर लहरों का यह खेल जारी ना रहे तो सागर मर जाए। देखो जिंदगी किस तरह लहरा रही है। डॉली ने सागर की ओर संकेत करते हुए कहा और फिर अचानक उसे अपने नए साथी का ध्यान आया तो अर्चना से उसका परिचय कराते हुए बोली, दीदी मीट माय फ्रेंड, यह कमल है। अमेरिका में इंजीनियरिंग कर रहा है। बचपन में हम दोनों पड़ोसी थे। हम जल्दी ही शादी कर रहे हैं। उसके बाद अमेरिका में सेटल हो जाने का इरादा है। ओके, बाय बाय। गुड नाइट, कमल ने अर्चना से कहा और डॉली की कमर में हाथ डालकर उसे घसीटता हुआ फिर से उन लहरों में चला गया जो प्रतिक्षण भरती ही जा रही थी। उसी समय एक ऊंची लहर आई और कमल को भिगोती हुई गुजर गई। डॉली का कहकहा फिर बुलंद हुआ और वह कमल का हाथ पकड़े हुए दूर तक सागर के किनारे किनारे लहरों से खिलती हुई दौड़ती चली गई। अर्चना की निगाहों से दोनों धुंधली चांदी में ओझल हो गए, लेकिन उनके खनकते हुए कहकहे देर तक उसे सुनाई दे रहे थे। उसे महसूस हुआ जैसे वे दोनों नहीं जिंदगी कहकहे लगा रही हो। जिंदगी जो बड़ी से बड़ी दुखद घटना को भुला देती है। जिंदगी भी क्या है, अर्चना के मुंह से आप ही आप निकल गया। लेकिन उसी समय करीब किसी की आहट सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने देखा सोमू उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वह चंद क्षणों तक उसे गौर से देखती रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सोमू का स्वागत वह किस प्रकार करे। वह खामोश रही तो सोमू ने धीरे से उसे संबोधित किया,
अर्चना, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे, वह उससे संबोधन करते हुए कह उठी। वह कैसे? मैंने कई बार देखा है, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तुम जरूर आ जाते हो। हाँ, उसी परेशानी को तो दूर करने आया हूँ। क्या तुम मेरे फैसले को जान गए? हाँ, जान गया। तुम्हें पसंद आया मेरा फैसला? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? जिंदगी के इतने महत्वपूर्ण फैसले जोश में नहीं होश में किए जाते हैं। क्या इसी दिन के लिए मैंने दिन रात एक करके तुम्हें इस शिखर पर पहुंचाया है? लेकिन जिस शिखर पर पहुंचकर तुम्हारा साथ छूट जाए, वह शिखर किस काम का? तुमने मुहूर्त से पहले यह क्यों नहीं बताया कि नई फिल्म की कहानी तुम्हारी नहीं? तो क्या हुआ? उन्हें एक मुकम्मल कहानी मिल गई, उन्होंने खरीद ली। लेकिन मैं किसी और की कहानी में ढलने वाली नहीं। नादान ना बनो। तुम चोपड़ा साहब के कॉन्ट्रैक्ट की पाबंद हो। फिल्म का मुहूर्त हो चुका है, सेट लग चुका है, 5-6 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। अगर यह कानूनी कार्रवाई पर उतर आए तो तुमको कहीं का ना छोड़ेंगे। तो क्या हुआ? जहां से चली थी फिर वहीं पहुंच जाऊंगी। दौलत, शोहरत और इज्जत से ज़्यादा मुझे दिल का चैन प्यारा है। तो क्या तुम समझती हो यह सब खोकर तुम्हें चैन मिल जाएगा? हाँ, यह तुम्हारी भूल है। वह झल्ला गया। अर्चना ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी और थोड़ा रुककर पूछ बैठी। एक बात बताओ सोमू। पूछो। आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है, यह केवल सहानुभूति थी या प्यार? सोमू उसके इस अचानक प्रश्न से भौचक्का से रह गया और फिर ठहरी हुई नज़रों से उसे देखने लगा। तो उसने अपनी बात फिर दोहराई। हाँ सोमू, साफ साफ कहो, वह सब कुछ केवल सहानुभूति थी या प्यार? प्यार, सोमू के कांपते ओठों से निकला। तो आओ मेरे साथ, कहते हुए अर्चना ने उसका हाथ थाम लिया और खड़े होते हुए बोली। इन लहरों को देख रहे हो ना? हाँ, एक लहर जो निशान रेत पर बना जाती है, दूसरी लहर आकर उसे मिटा देती है। निशान बनाना और मिटाना तो इन लहरों का काम ही है। वह कुछ न समझते हुए बोला। हाँ, आज मैंने टॉली को देखा है। उसकी जिंदगी पर भी एक लहर ने जो निशान बनाया था, दूसरी लहर ने उसे मिटा दिया है। कैसी लहर, कैसा निशान? वह आश्चर्य से बोला। उसने राजू को भूलकर एक नए युवक से इश्क कर लिया है। उससे शादी करने जा रही है। दोनों ने अमेरिका में सेटल होने का फैसला भी कर लिया है। वह अपनी रौ में बोलती हुई पानी के अंदर बढ़ती चली गई और जब एक ऊंची लहर उछलकर उसे टकराई तो वह डगमगा गई। सोमू ने तुरंत मजबूती से उसे थाम लिया। दोनों बिल्कुल भीग गए। अर्चना ने अपनी भीगी साड़ी को समेटा और सोमू का सहारा लेते हुए पूछ बैठी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे अतीत पर जो निशान बने हुए हैं, कोई लहर आकर उन्हें मिटा दे? तुमने कोई पाप तो नहीं किया है अर्चना, फिर अपने अतीत से लज्जित क्यों हो? बदनाम तो हूँ, मैं इस बदनामी को सागर की लहरों से धो देना चाहती हूँ। तो ढो डालो, वह बिना कुछ सोचे समझे कह गया। लेकिन वह सागर तुम हो। क्या? वह चौंक पड़ा। हाँ सोमू, इन हाथों में मेहंदी रचाकर मुझे सदा के लिए अपना बना लो, वह विनीत स्वर में बोली। यह सुनते ही सोमू को एक झटका सा लगा। वह उसकी बात सुनकर भौचक्का सा हो उठा और हैरान हैरान नजरों से अर्चना को देखने लगा। तो वह आशा भरी नजरों से उसकी आंखों में झांकते हुए कह उठी। मुझसे विवाह करोगे ना सोमू? विवाह? इस बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन मिलन के बिना प्यार कैसा? जैसे एक चित्रकार का अपने चित्र से, एक मूर्तिकार का उसकी मूर्ति से, एक कवि का उसकी कवि से। यह सब पुस्तकों की बातें हैं, जीवन में ऐसा नहीं होता। शायद, लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि अपने प्यार के लिए तुम्हारा भविष्य नष्ट कर दूं। तुम देश की एक उभरती हुई कलाकार हो। कुछ ही दिनों में शोहरत, इज्जत और दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम करोड़ों दिलों पर राज करोगी। लेकिन अगर मैं केवल एक ही दिल की मलिका बनना चाहूँ तो? कहते हुए अर्चना ने सोमू को कुछ इस अंदाज से देखा कि वह निरुत्तर सा हो गया। उसे अर्चना के इस प्रश्न ने बहुत बड़ी परीक्षा में डाल दिया। अगर वह हाँ कहता तो अपने हाथों से उसके उज्ज्वल भविष्य का गला घोंट देता, और अगर इनकार करता तो वह उसे बेवफा और दगाबाज समझेगी। वह विचित्र दुविधा में पड़ गया। उसकी खामोशी को देखकर अर्चना फिर पूछ बैठी। कहो सोमू, तुमने क्या फैसला किया है? यही सोच रहा हूँ। एक और तुम्हारा उज्ज्वल भविष्य है और दूसरी ओर एक साधारण लेखक। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। नहीं सोमू, तुम्हारे प्यार पर तो मैं ऐसे सैकड़ों भविष्य नछावर कर सकती हूँ। यह तुम्हारा एक भावनात्मक फैसला है। जिंदगी भावना का ही दूसरा नाम है। सोच लो, भावनापूर्ण फैसलों से जिंदगी कभी कभी बड़ी कड़वी हो जाती है। मैंने अच्छी तरह सोचकर ही यह फैसला किया है। उसकी निगाहों में भरपूर विश्वास और दृढ़ निश्चय के दिए जलते देखकर सोमू अपनी भावनाओं पर काबू ना कर सका।
और उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोल पड़ा, तो लाओ अपना हाथ और वचन दो साथ निभाने का। अर्चना ने व्यग्रतापूर्वक अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया और सागर की लहरों के साथ नाचती थिरकती हुई चांदी पर निगाह डालती हुई बोली, यह शीतल चांदी और सागर की व्याकुल लहरें इस बात की गवाह हैं कि हमारा प्यार सागर और चंद्रमा के प्यार की तरह अमर है। हमारे जीवन में कितने ही बड़े तूफान क्यों ना आए, यह पवित्र संबंध कभी न टूटेगा। उसी समय सागर की एक ऊंची लहर ने दोनों को एक चादर सी उड़ा दी और दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। अर्चना और सोमू जब शैक में दाखिल हुए तो चोपड़ा साहब को वहां बैठा देखकर क्षणभर के लिए ठिठक गए। अर्चना की जबान से निकला, आप? इससे पहले कि वह कुछ कहते सोमू पूछ बैठा, आप कब आए? काफ़ी देर से अर्चना की प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा हुआ तुम भी यहाँ उपस्थित हो। ओह, कोई खास बात? अर्चना ने तुम्हें बता ही दिया होगा। मैं इनका फैसला सुनकर ही यहाँ आया था। तो क्या तुम इस फैसले से सहमत हो? पहले नहीं था, लेकिन अब हो गया हूँ। लेकिन उन सपनों का क्या होगा जो तुमने देखे थे? उन्होंने स्वभावानुसार माथे पर पसीना पोंछते हुए पूछा। अब उन सपनों के साकार होने का समय आ गया है चोपड़ा साहब। अर्चना ने हस्तक्षेप किया और बात को संक्षेप में करते हुए बोली, हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया है। यह सुनते ही चोपड़ा साहब को एक धक्का सा लगा, क्योंकि वह एक होशियार खिलाड़ी की तरह संभल गए और एकदम कह उठे, तो क्या हुआ? ये तो बड़ी खुशी की बात है। कहते हुए उन्होंने मुंह की कड़वाहट निकली और ओठों पर मुस्कुराहट लाते हुए फिर कह उठे, शादी के बाद भी तो तुम फिल्मों में काम कर सकती हो। नहीं चोपड़ा साहब, शादी के बाद अर्चना फिल्मों में काम नहीं करेगी, सोमू ने दृढ़ स्वर में कहा। यह तो एक कलाकार पर जुल्म होगा, और कलाकार पर ही नहीं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर भी, जिसे तुमने एक जगमगाता सितारा दिया है। क्या जगमगाने से पहले ही उस पर गुमनामी का स्याह पर्दा डाल देना चाहते हो? यह फैसला मेरा नहीं, उसी कलाकार का है। हाँ चोपड़ा साहब। अर्चना सोमू का अनुमोदन करती हुई विश्वस्त स्वर में तुरंत बोल उठी, मुझे उस शौहरत के बजाय वे गुमनामी पसंद है जहाँ दिल का चैन मिले। मगर मैं तो तुम्हारे लिए कुछ और ही फैसला करके आया था। सोचा था तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बदल दूं और तुम्हें दूसरों की फिल्में भी साइन करने दूं। यह देखो, मेरे पास 10 और फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जब चाहो साइन कर लो। उन्होंने वह 10 कॉन्ट्रैक्ट बैग से निकालकर अर्चना को थमाते हुए कहा। अर्चना ने उन कॉन्ट्रैक्ट्स और उनके साथ लगे पेशगी चेक्स को उचटती नज़रों से देखा और सोमू की ओर देखकर वह कागजात चोपड़ा साहब को लौटाती हुई बोली, मेरा फैसला अटल है। अगर तुमने मोहब्बत के लिए सारी दुनिया को ठुकराने का ही फैसला कर लिया है तो मैं कुछ ना कहूँगा, चाहे मेरा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। चोपड़ा साहब बड़े दुख भरे स्वर में बोले और फिर अपने बैग से अर्चना का कॉन्ट्रैक्ट निकालकर उसे दिखाते हुए बोले, वैसे अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें कोर्ट में घसीट सकता हूँ, तुम्हें मजबूर कर सकता हूँ कि तुम मेरी फिल्म कंप्लीट करो। शायद तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में 10 नंबर क्लॉज पर गौर नहीं किया कि जब तक तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट में हो शादी नहीं कर सकती। लेकिन चोपड़ा साहब, अर्चना घबरा गई। घबराओ नहीं, वह उसकी बात काटते हुए बोले, मैं ऐसा ना करूँगा। जिस व्यक्ति ने एक दिन जमानत देकर तुम्हें पुलिस की हिरासत से निकाला हो, अपनी फिल्म में चांस देकर लाखों दिलों की मलिका बनाया हो, वह किसी कीमत पर तुम्हारी बदनामी पसंद ना करेगा। कहते हुए उन्होंने वह कॉन्ट्रैक्ट अपने बैग में रखकर उसे बंद कर दिया और बैग लेकर उठते हुए बोले, बेस्ट ऑफ लक। उन्होंने बारी बारी दोनों से हाथ मिलाया और तेजी से शैक के बाहर जाने लगे। सोमू काफ़ी देर से उनकी भावनापूर्ण बातें सुन रहा था। जब उसने उन्हें इस प्रकार निराश होकर बाहर जाते देखा तो वह तड़प उठा और उन्हें पुकार बैठा। वे पलटे, दोनों की आंखें चार हुईं। सोमू ने देखा उनकी आंखें झलकने ही वाली थीं। सोमू भी भावुक हो उठा और तुरंत कह उठा, चोपड़ा साहब, अर्चना आपकी फिल्म में काम करेगी। लेकिन सोमू, अर्चना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सोमू ने तुरंत उसे खामोश करने का संकेत किया और चोपड़ा साहब से बोला, लेकिन आपको यह फिल्म जल्द से जल्द मुकम्मल करनी होगी। ओह श्योर श्योर, बस 6 महीनों में। वे खुश होकर जल्दी से बोले, हम उसके बाद शादी करेंगे। सोमू ने अर्चना की ओर देखकर कहा। चोपड़ा साहब ने आगे बढ़कर सोमू का शुक्रिया अदा किया और उससे हाथ मिलाकर तेज तेज कदमों से बाहर निकल गए। उनके बाहर जाते ही अर्चना घुटी घुटी आवाज में कह उठी, यह तुमने क्या किया? एक इंसानी फैसला। चोपड़ा साहब ने शराफत दिखाई तो मुझे भी शराफत दिखाने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन वह छुपी हुई धमकी भी तो दे रहे थे, इसलिए मैंने खतरे का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। आज वे भावनाओं की लहर में बह गए थे, परंतु संभव है कल किसी के उकसाने से इस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कुछ और कर बैठते और फिर अदालत में ना जाने क्या क्या रुसवाइयाँ होती। अर्चना सोमू की बात के जवाब में कुछ कहना ही चाहती थी
कि सोमू ने बढ़कर उसे कमर से थामा और मुस्कुराते हुए बोला, रिलैक्स बेबी रिलैक्स। फिर उसने जो ही चिल्लाकर शमसी से एक पैक विस्की का लाने को कहा, अर्चना तुरंत चिल्ला उठी, नहीं शमसी। क्यों? वह आश्चर्य से बोला, आज से तुम विस्की नहीं पियोगे। शादी में तो अभी कुछ महीने बाकी हैं। हाँ, तुम्हारी बिगड़ी हुई आदतों को मुझे अभी से संवारना है। इस पर वे दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और एक दूसरे से लिपट गए। चोपड़ा साहब की नई फिल्म जैसे ही रिलीज हुई, सोमू और अर्चना ने अपनी शादी की तिथि की घोषणा कर दी। यह समाचार जंगल की आग की तरह सारी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गया और भारत के तमाम फिल्मी समाचार पत्र इस खबर के शीर्षकों से भर गए। हर जगह इस बात के चर्चे हो रहे थे। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी हीरोइन एक साधारण लेखक से शादी कर सकती है। ठीक उसी तरह जैसे किसी फिल्म के सफल हो जाने के बावजूद फिल्म वाले काफ़ी दिनों तक उसकी सफलता पर यकीन नहीं करते और हफ्तों उसकी इनकम की फिगर्स फिल्म उद्योग के पर्चों में देखते रहते हैं। इस खबर से सबसे बड़ा शौक पवन कुमार को लगा, जिसकी लोकप्रिय जोड़ी टूट गई थी। वह मन ही मन में तिलमिलाकर रह गया और सोमू के लिए उसके दिल में जो विद्वेष की भावना पहले से मौजूद थी वह और बढ़ गई। परंतु अब वह सोमू को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि उसने चोपड़ा साहब की फिल्म मुकम्मल होने के दौरान 3-4 कहानियां अच्छे दामों पर बेचकर इंडस्ट्री में अपने कदम अच्छी तरह जमा लिए थे। उसने खंडाला में अपनी कमाई से एक बंगला भी खरीद लिया था, जो विवाह उपरांत वह अर्चना को उपहार स्वरूप भेंट करना चाहता था। लेकिन उसने इस उपहार को अर्चना से भी छुपा रखा था। उसका ज्ञान तो केवल मिसेस फिलिप को था, जो एक माँ के समान उसकी राजदार थीं और उसकी खुशियों में पूरी तरह शरीक थीं। उसने अपनी होने वाली बहू के लिए शादी का एक सुंदर जोड़ा भी तैयार कर रखा था और शादी के सिलसिले में उसे पग पग पर मशवरे देती रहती थी। वह बड़े अरमान से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब वह अर्चना को ब्याह कर अपने घर ले जाएगी। शादी टर्फ क्लब के एक बहुत बड़े शानदार तरीके से हुई, जिसका सारा प्रबंध चोपड़ा साहब ने बड़े सलीके और ढंग से किया। हर तरफ एक अनोखी चहल पहल थी और इंडस्ट्री के लगभग सारे चुने हुए लोग वहां मौजूद थे। सोमू ने अपने भाई और भाभी को विशेष रूप से बुलाया था और अर्चना की मां बिन बुलाए ही विवाह का समाचार सुनकर आ धमकी थी। अर्चना को उसका आना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब वह आ ही गई थी तो सदाचारवश वह उसे लौटा भी ना सकती थी। उसकी मां भी बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा आगे आगे मिसेस फिलिप और चोपड़ा साहब ही थे। वह दूल्हा दुल्हन के साथ खड़े होकर बार बार तस्वीरें खिंचवा रहे थे और उन्हें पेश किए जाने वाले मेहमानों के उपहारों को संभाल संभाल कर रख रहे थे। दूसरी ओर क्लब के हॉल में पार्टी का प्रबंध था, जहां पीने वाले मदिरा में डुबकियां लगा रहे थे और अपने कहकों से शादी की खुशियों में वृद्धि कर रहे थे। इसी चहल पहल में आधी रात बीत गई और मेहमान नशे में झूमते हुए विदा होने लगे। इस अवसर पर चोपड़ा साहब ने एक शानदार इंपोर्टेड कार अर्चना को उपहार में दी, जिसे एक दुल्हन की तरह रंगीन कागजों तथा फूलों से सजाया गया था। अर्चना जब दुल्हन बनी सोमू के साथ उस गाड़ी में बैठने लगी तो उसे यूं लगा जैसे चोपड़ा साहब अपनी बेटी को घर से विदा कर रहे हों। अचानक वह बाबेहोश हो उठी और उनसे लिपट लिपट कर रोने लगी। चोपड़ा साहब की आंखों में भी आंसू आ गए और फोटोग्राफरों ने इस दृश्य को अपने कैमरों में उतार लिया। इसके बाद गाड़ी भीड़ के बीच से निकलती हुई टर्फ क्लब से यूं रवाना हुई जैसे मायके से किसी दुल्हन की डोली, और अपने पीछे सेंट और फूलों की सुगंध के झोंके वातावरण में बिखेरती गई। गाड़ी जब क्लब के मेन गेट से निकलकर वर्ली नाके की ओर जाने लगी तो अर्चना ने इत्मीनान का सांस लिया और सोमू की ओर देखते हुए बोली, अब हम कहाँ जा रहे हैं? ससुराल, सोमू ने मुस्कुराकर कहा। तभी अगली सीट पर बैठी मिसेस फिलिप ने पलटकर अर्चना की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, तुमने नकली बहू बनकर मुझे महीनों तक धोखे में रखा था, लेकिन अब मैं तुम्हारी नकली सास नहीं, असली हूँ। मिसेस फिलिप की बात सुनते ही दोनों ने एक सुरीला कहकहा लगाया और गाड़ी पूरे रफ्तार से दौड़ने लगी। थोड़ी ही देर में गाड़ी नाज बिल्डिंग के सामने आकर रुक गई। तमाम बिल्डिंग प्रकाश से जगमगा रही थी। जैसे ही मिसेस फिलिप अर्चना को लिए बिल्डिंग में दाखिल हुई, बिल्डिंग की औरतें और मर्द उसका स्वागत करने के लिए नीचे ही उपस्थित थे। एक मराठी स्त्री ने बढ़कर दुल्हन के पांव को तेल छुआया। दूसरी ने चांदी की थाली में रखे चावल और नारियल को उसके हाथ लगाए और इन रस्मों के बाद मिसेस फिलिप दूल्हा दुल्हन को लिए
लिफ्ट की ओर बढ़ गई। जब दूल्हा दुल्हन अपने फ्लैट में पहुंचे तो वह भी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मिसेस फिलिप तो खुशी से जैसे पागल हुई जा रही थी। जब उसने दोनों को कमरे के अंदर फूलों से सजी हुई मसहरी पर बिठाया तो खुशी की जाति से उसकी आंखें झलक पड़ीं और वह भावनाओं में बहते हुए बोली, आज मेरी हसरत पूरी हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे रॉबिन्सन की दुल्हन अपने घर आ गई हो। अर्चना ने उसकी भावनाओं का अनुभव किया और झुककर उनके चरण छुए। सोमू से भी रहा ना गया और वह माँ कहकर उनसे लिपट गया। मिसेस फिलिप ने बारी बारी दोनों के माथे चूमे और उन्हें आशीर्वाद देती हुई वहां से अपने फ्लैट में चली गई। रात्रि का 1 बज चुका था। फूलों से सजी सेज, तिपाही पर रखी बादाम की प्लेट और दूध का गिलास, हाथों में रची मेहंदी और मिसेस फिलिप का दिया हुआ शादी का जोड़ा, यह सब देखकर अर्चना को लग रहा था जैसे वह सचमुच अपनी ससुराल में आ गई हो और मिसेस फिलिप अपार स्नेह रखने वाली उसकी सगी सास हो। उसे यूं ख्यालों में खोई हुई देखकर सोमू ने पूछ लिया, क्या सोच रही हो? मिसेस फिलिप ने तो सचमुच एक सास का स्थान ले लिया है। सोचती हूँ तुम्हारे भाई और भाभी ने बुरा तो नहीं माना। नहीं नहीं, मैंने उन्हें समझा दिया था, लेकिन तुम्हारी माँ मिसेस फिलिप का प्यार देखकर ईर्ष्या से जल रही थी। आज के दिन नाम ला लो उस मनहूस का, ना जाने बिन बुलाए क्यों चली आई। तुम्हारे लिए वह भले ही मनहूस हो, लेकिन मेरे लिए तो उसने शुभ काम ही किया है। क्या कह रहे हो? न उसका भेद तुम पर खुलता, न तुम विद्रोह करके बंबई आती, न हमारी भेंट नाज बिल्डिंग में होती और न हम एक दूसरे से मिलते। इसी को तो संयोग कहते हैं। खैर छोड़ो, आज की रात के क्षण बड़े कीमती हैं, इन्हें यूं न गवाओ। कहते हुए सोमू ने अर्चना का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में झांकने लगा। तभी अर्चना बोल उठी, जानते हो, चोपड़ा साहब की नई फिल्म में पवन कुमार ने छुट्टन पुट्टन से जबरदस्ती सुहागरात का एक सीन लिखवाया था। फिर सोमू ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींचते हुए पूछा। जब वह उस सीन में दूल्हा बना हुआ मेरे करीब आया तो मैंने घृणा से अपना मुंह मोड़ लिया। क्यों? उसने पी रखी थी। सेट पर पीकर आया था? हाँ। मेरे तेवर देखकर बोला, जानी माफ़ कर दो। दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिला दी। फिर क्या हुआ? मैं बिगड़कर खड़ी हो गई और उसे डांट दिया। क्या? तो जाओ, आज की रात दोस्तों के यहाँ ही बिता दो। वह चला गया? नहीं, बड़ा ढीठ था। उसने मुझे ज़बरदस्ती बाहों में समेट लिया और आगा हर्ष की जबान में बोलने लगा, जाने तमन्ना, जाने आरजू, खफा होकर मेरे अरमानों का खून ना करो। आज तो मैं अपने दिल और जान का नजराना पेश करने तुम्हारे हुजूर में आया हूँ और ना जाने क्या क्या बकता रहा। और तुम खामोश नहीं। और क्या करती? फिल्म का सीन ही ऐसा था। उसे मुझे अपनी बाहों में समेटकर 2 गज लंबे डायलॉग जो बोलने थे, लेकिन मेरे पास तो 2 हाथ के डायलॉग भी नहीं जो तुम्हारी प्रशंसा में कहूँ। कहते हुए सोमू ने अर्चना को अपने आलिंगन में लेकर उसके गालों को धीरे से चूम लिया। लेकिन तुम रोमांटिक डायलॉग तो खूब लिखते हो, अर्चना ने मुस्कुराते हुए कहा। केवल फिल्मों में। इस समय तो एक भी वाक्य याद नहीं आ रहा। तो जल्दी से बत्ती बंद कर दो। क्यों? मुझे यह प्रकाश अच्छा नहीं लग रहा। इस कमरे की दीवारें मुझे पहचानती हैं। देखो तो, मुझे घूर घूर कर कैसे देख रही हैं, जैसे पूछ रही हो, क्या यह शादी सच्ची है या केवल एक नाटक है? अर्चना की दिलचस्प बात सुनकर सोमू ने एक कहकहा लगाया और उसके साथ ही कमरे की बत्ती बंद कर दी। घोर अंधकार छा गया और इस अंधकार में चूड़ियों की मधुर और दबी दबी मीठी मीठी सिसकियां आपस में उलझती टकराती रहीं। दूसरी सुबह नाश्ते के बाद सोमू अर्चना को उसकी गाड़ी पर एक लंबी ड्राइव के लिए ले गया। अर्चना उस समय सारी दुनिया से बेखबर उसके कंधे पर सर रखे ऊँग रही थी और वह बड़े खुशगवार मूड में गाड़ी चला रहा था। रात भर जागने के बाद अर्चना बहुत थकी हुई थी और जब कभी वह उससे कोई प्रश्न करता तो वह केवल हूँ हाँ कहकर खामोश हो जाती थी। सोमू गाड़ी चलाकर सीधा खंडाला पहाड़ पर ले गया और जब उसने उसे ले जाकर अपने बंगले के सामने खड़ा किया तो अर्चना अभी तक नींद की ऊँग में थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसे एक लंबी अवधि के बाद कार में चैन की नींद आई थी। सोमू ने दोनों कंधे पकड़कर उसे झंझोड़ा तो वह चौंककर पूरी तरह जाग गई और अपने आप को एक नए स्थान और चित्ताकर्षक वातावरण में देखकर वह एक मदमाती अदा से पूछ बैठी, हम लोग कहाँ पर हैं? अपने घर। यह तो खंडाला है, वह इधर उधर देखकर बोली।
और वह रहा हमारा बंगला। सोमू ने सुंदर बगीचे से घिरे हुए एक बंगले की ओर संकेत करते हुए कहा और गाड़ी से नीचे उतर आया। उसका संकेत पाकर अर्चना भी नीचे उतर आई और उसके पीछे पीछे बंगले तक चली आई। ये किसका बंगला है? उसने तनिक आश्चर्य से पूछा। तुम्हारा, सोमू ने मुस्कुराकर कहा और उसके हाथों में बाहरी दरवाजे की चाबी देते हुए बोला, जाओ अपने हाथों से खोलो। सोमू, यह मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, वह देखो, उस बंगले का नाम जो मैंने अपने प्यार के इस बंधन के अवसर पर रखा है, और यही मेरा उपहार है अपनी दुल्हन को। अर्चना ने जैसे ही निगाह उठाकर मेन गेट के पत्थर पर अंकित नाम को पढ़ा, वह खुशी से उछल पड़ी। उसके मुंह से अनायास अपना नाम निकला और वह दीवाना वार दरवाजे की ओर लपकी। उसने खुशी और घबराहट के मिले जुले अंदाज से दरवाज़ा खोला और तेजी से अंदर दाखिल हुई। छोटा सा बंगला बड़ी खूबसूरती और सलीके से सजाया गया था। ड्राइंग रूम, बेडरूम, गेस्ट रूम, किचन और बाथरूम और ज़िंदगी की हर छोटी छोटी ज़रूरत का सामान वहाँ मौजूद था। कमरों की सजावट सादा परंतु अत्यंत आर्टिस्टिक थी। अर्चना को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साहित्यकार जीवन में इतना कर्मयोगी भी हो सकता है। यह सब देखकर वह खुशी से जैसे पागल हुई जा रही थी। उसने बंगले को अच्छी तरह देखने के बाद सोमू से नज़र मिलाई और खुशी से बेकाबू होते हुए उससे लिपट गई। क्यों, पसंद आया यह तुच्छ उपहार? सोमू ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेहद। बम्बई की रंगीन दुनिया से ज़रा दूर है। जब तुम मेरे करीब हो तो संसार की सारी रंगीनियाँ मेरे करीब हैं। सच? बिल्कुल सच। तो चलो रसोई घर पे। मैं आज तुम्हारे हाथों का खाना खाना चाहता हूँ। लेकिन घबराओ नहीं, जहाँ तुमसे भूल होगी वहाँ मालन तुम्हारी सहायता करेगी। पत्नी वह जो पति को अपने हाथों से पकाकर खिलाए, और पति वह जो आते ही पत्नी पर रौब जमाए। अर्चना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या तुम्हें मेरा ये रौब पसंद नहीं है? तो अच्छा अर्चना, एक बात पूछूं? पूछो। फिल्म इंडस्ट्री की रंगीन दुनिया में होते हुए भी तुमने एक मुझे ही क्यों पसंद किया, क्यों चाहा? सच कह दूं? हाँ, जिंदगी में मुझे जो कुछ भी मिला उसने मुझसे कुछ ना कुछ चाहा, कुछ ना कुछ मांगा। केवल एक तुम ही ऐसे थे सोमू जिसने कुछ भी नहीं चाहा, कभी कुछ नहीं मांगा। शायद इसलिए तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। सोमू ने उसका हाथ पकड़ते हुए बात पूरी कर दी। अर्चना ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बनावटी गुस्से में देखते हुए बोली, नहीं, और फुर्ती से रसोईघर में चली गई। सोमू ने अनायास एक कहकहा लगाया और बंगले के पिछवाड़े बने मालन के झोंपड़े की ओर उसे पुकारने चल पड़ा, जिसे उसने अपनी पत्नी की मदद के लिए नौकर रखा था। जिंदगी महक उठी। अर्चना को पाकर सोमू और जैसे सब कुछ मिल गया। खंडाला के शांत और मन लुभावने वाले वातावरण में वह इत्मीनान से कहानियां लिखने में व्यस्त हो गया। अर्चना उन कहानियों पर बहस करने में रुचि लेती और कभी कोई अच्छा सुझाव भी दे देती। 1 वर्ष के अंदर ही सोमू की 2 फिल्में रिलीज हुईं और दोनों हिट हो गईं। अब उसका नाम फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी को जुबान पर था, और शीघ्र ही वह दिन आ गया जब चोपड़ा साहब ने उसकी एक और कहानी खरीद ली और उसे ही डायरेक्ट करते को कहा। डायरेक्टर बनते ही सोमू की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अब वह पहले से अधिक व्यस्त रहने लगा। फिल्म की तैयारियों के सिलसिले में उसे कई कई दिन बम्बई में रहना पड़ता, इसलिए उसे मजबूर होकर बम्बई में एक फ्लैट भी खरीदना पड़ा। बम्बई आते समय वह अर्चना को भी साथ ले आता। अर्चना बम्बई आकर या तो अपने पुराने परिचितों से मुलाकात करके समय बिताती या फिल्में देखती, और कभी सोमू को फुर्सत मिलती तो उसके साथ घूमने चली जाती, लेकिन ऐसा बहुत कम होता। सोमू को फुर्सत भी होती तो वह फिल्म के बारे में ही सोचता रहता। उसकी डायरेक्शन में यह फिल्म पहली थी और वह चाहता था कि फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्शन में अपना लोहा मनवा ले। इसलिए अब धीरे धीरे अर्चना बोर होने लगी और उसने सोमू के साथ बम्बई आना भी छोड़ दिया। लेकिन घर में तन्हाई भी जैसे उसे काटने लगी, दौड़ने लगी। मकान का खूबसूरत फर्नीचर और कलात्मक वस्तुएं जैसे उसको मुंह चढ़ाती थीं। उसके लिए जैसे जिंदगी ठहर गई। उसमें ना कोई हलचल बाकी थी और ना कोई नयापन। ठीक भारतीय फिल्म की कहानी की तरह जो कभी नहीं बदलती, केवल उसके पात्र बदलते रहते हैं। इस बोरियत को दूर करने के लिए अर्चना बम्बई में एक किटी पार्टी में शरीक हो गई, जिसमें कुछ फिल्म स्टारों, निर्माताओं तथा निर्देशकों की पत्नियां और कुछ अवकाश प्राप्त फिल्मी तितलियां थीं। यद्यपि सोमू को उसका यह कदम पसंद न आया था,
लेकिन वह अपनी व्यस्तता तथा पत्नी के अकेलेपन का ख्याल करके चुप हो गया। उन किटी पार्टियों की शोभा अधिकतर ताश की दीर्घकालीन बैठकों से थी, जिसमें रमी या फ्लैश खेलते हुए फिल्मी अफवाहों पर वह औरतें बड़ी मनोरंजक टिप्पणियां करती थीं। शुरू शुरू में अर्चना ने उन महफिलों में बड़ी रुचि से भाग लिया। समय बिताने का यह उत्तम साधन उसके हाथ आ गया। लेकिन एक दिन ताश की महफिल में उन टिप्पणियों का निशाना वह खुद ही बन गई। रमी की नई बाजी से पहले चाय का दौर चल रहा था, जब एक औरत उसे संबोधित करके कह उठी, कुछ भी हो, लेकिन अगर आज तुम फिल्म इंडस्ट्री में होती तो तुम्हारे सामने कोई भी हीरोइन ना टिकती। और क्या, इनके जाने के बाद अनेक तितलियां आ गई हैं, लेकिन सूरत ना शक्ल, चाल ना ढाल, चली हैं हीरोइन बनने। दूसरी खुशामद भरे अंदाज में कह उठी, अरे क्यों लगाना चाहती हो किसी के विवाहित जीवन में आग? इंडस्ट्री छोड़ दी तो बस छोड़ दी, 1-2 वर्ष में बाल बच्चे हो जाएंगे तो इंडस्ट्री का सारा ग्लैमर खुद ही भूल जाएंगी। एक सुविख्यात निर्देशक रवि खन्ना की बेगम ने अर्चना से हमदर्दी जताई। तुम ठीक कहती हो मिसेस खन्ना, जिसके खुद बच्चे ना हो उसे ही दूसरे की गोद ना भरी होने का एहसास होता है। एक औरत ताश के पत्ते फेंटती हुई मुस्कुराकर बोली, और सारी ही औरतें कहका मारकर हंस पड़ी। इस प्रकार की बातों से अर्चना को उलझन होने लगी, लेकिन उसने किसी बात का उत्तर न दिया और चुपचाप पार्टी छोड़कर उठ खड़ी हुई। कई ने उसके इस प्रकार जाने पर बुरा माना और फिक्रे भी कसे, लेकिन वह इन फुकरों की को अनसुना करके बाहर निकल गई। वहां से अर्चना अपनी गाड़ी ड्राइव करती हुई पाली हिल के कैथरा थिएटर में चली आई, जहां सोमू अपनी फिल्म की डबिंग कर रहा था। डबिंग हॉल का दरवाज़ा बंद था। उसने सोमू को संदेश भिजवाया, लेकिन सोमू ने उसे बाहर ही प्रतीक्षा करने को कहलवाया और वह एक एयर कंडीशन्ड कमरे में बैठ गई। चोपड़ा साहब की कंपनी के आदमी और थिएटर के प्रबंधकर्ता बार बार उसके पास ठंडा या गर्म पानी के लिए पूछने लगे, लेकिन वह सधन्यवाद इनकार करती रही। थोड़ी ही देर में चोपड़ा साहब का चीफ असिस्टेंट धर्मशास्त्री, जो आजकल सोमू का असिस्टेंट था, एक खूबसूरत सी ट्रे चाय के सामान के साथ सजा लाया। अर्चना ने मुस्कुराकर उसे देखा और पूछ बैठी, यह क्या? मैं जानता हूँ आप ठीक 4 बजे चाय पीती हैं। वह ट्रे एक मेज पर रखता हुआ बोला, खूब याद रहा। आपने भले ही फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन आपकी आदतें कोई भूल नहीं सकता। उसने चाय का प्याला बनाते हुए कहा और शक्कर मिलाने से पहले बोला, शक्कर 1 चम्मच या 2? यह बात भूल गए? नहीं, लेकिन शादी के बाद अक्सर लोग शक्कर कम लेने लगते हैं। क्यों? सुना है जिंदगी इतनी मीठी हो जाती है कि शक्कर की जरूरत ही नहीं रहती। धर्मशास्त्री के इस दिलचस्प वाक्य पर अर्चना अनायास कहकहा मारकर हंस पड़ी। तभी अंदर से आदेशात्मक आवाज आई, साइलेंस, और वह तुरंत खामोश हो गई। उस समय वह भूल गई थी कि डबिंग थिएटर में जोर से बोलना मना है। तुम चाय नहीं पियोगे क्या? उसने धीमे स्वर में धर्मशास्त्री से पूछा। नहीं, तकल्लुफ छोड़ो, अब मैं हीरोइन नहीं, तुम्हारी भाभी हूँ, पी लो। कहते हुए अर्चना ने दूसरे कप में चाय बनाई और धर्मशास्त्री को पीनी पड़ी। नई फिल्म के रशेस देखे? चाय पीते हुए अर्चना ने उससे पूछा। हाँ, फिल्म बड़ी सुंदर बन रही है, हृदय स्पर्श कहानी है। और वह नई लड़की दीपा? बुरी नहीं, लेकिन उसमें वह बात कहाँ जो आप में थी। मुझ में क्या खास बात थी? अर्चना ने मजा लेते हुए पूछा। बयान से बाहर, चेहरे पर वह मासूमियत भरा आकर्षण, डायलॉग अदा करने का अंदाज, दृश्य के वातावरण को समझने की योग्यता जो आप में थी, वह दीपा में कहाँ? ऐसी क्या बात है? गुरु तो हम दोनों का एक ही है, सोमू। गुरु तो अपने शिष्य को केवल मार्ग ही दिखा सकता है, परंतु उस मार्ग पर चलने की क्षमता तो स्वयं शिष्य में होनी चाहिए। अच्छा शास्त्री, यह बताओ, मैंने इंडस्ट्री छोड़कर अच्छा किया या बुरा? अर्चना ने कुछ सोचते हुए पूछ लिया। अपने पति से मेरी पिटाई करवाने का इरादा है क्या? शास्त्री ने अपने कान दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा। उनसे क्या मतलब? मैं तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। कह दूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। अपने गुरु की पत्नी समझकर झूठ ना बोलना। तो सुनिए, आपने एक ही होकर करोड़ों दिलों को वीरान कर दिया है। यदि आप 2-4 फिल्मों में और आ जाती तो इस इंडस्ट्री में वर्षों तक आपको टक्कर की हीरोइन पैदा ना होती। और मुझसे पूछिए तो मीना कुमारी की मृत्यु के बाद यदि कोई इस स्थान को भर सकता था तो केवल आप ही थीं, केवल आप। तभी अंदर घंटी बज उठी और वह एक्सक्यूज़ मी कहता हुआ तुरंत अंदर चला गया। धर्मशास्त्री की बात ने अर्चना के दिल को जैसे झंझोड़ दिया। उसकी कही बातों और पार्टी में सुने गए वाक्यों में यदि कोई अंतर था
तो केवल यह कि एक जगह व्यंग छुपा हुआ था और दूसरी जगह सलीका, परंतु उद्देश्य दोनों का एक ही था। वह वहां गुम बैठी इन बातों का विचार करने लगी। तभी सोमू की आवाज ने उसके ख्यालों की डोरी को काट दिया। वह चौंकर मुड़ी तो सोमू उसके पास खड़ा था। बैठी बोर हो रही हो? वह मुस्कुराकर बोला। हाँ, उसने तनिक क्रोधित स्वर में कहा। लेकिन तुम्हारी पार्टी तो 6 बजे खत्म होने वाली थी। मैं पार्टी छोड़कर चली आई। क्यों? वह दिल बहलाने का सामान नहीं, केवल एक बकवास क्लब है। मैं तो पहले ही कहता था। खैर छोड़ो इस जिक्र को। कितनी देर लगेगी? आज तो डबिंग करते करते रात हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? मिसेस फिलिप के यहाँ चली जाओ। खंडाला जाने से पहले मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो तुम्हारे साथ रहूँगी। डबिंग में तुम्हारी मदद करूँगी। नहीं अर्चना, दीपा एक नई लड़की है, पहले ही नर्वस हो रही है। तुम्हें देखकर तो और बौखला जाएगी। तो मैं ये 4 घंटे क्या करूं? कोई फिल्म देखाओ। मुझे नहीं देखनी है। कहते हुए वो उठ खड़ी हुई और जाने लगी। कहाँ जा रही हो? सोमू ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। खंडाला। अकेली? हाँ। नहीं, ऐसा करो, धर्मशास्त्री को लेती जाओ। वह रात की गाड़ी से लौट आएगा। इससे पहले वह कोई उत्तर देती, सोमू ने शास्त्री को बुलाया और उसे अर्चना के साथ जाने को कहा। दूसरे असिस्टेंट ने बाहर आकर फिल्म लग जाने की सूचना दी और सोमू बाय बाय कहता हुआ अंदर जाने लगा। लेकिन फिर जाते जाते पलटकर बोला, अर्चना, आज मेरे लिए फिश करी और चावल बनाकर रखना अपने हाथों से। मैं खाने के समय तक पहुंच जाऊंगा। कहते हुए वह तुरंत चला गया। चलिए मैडम, शास्त्री ने अर्चना को पीछे से आवाज़ दी। उसने पलटकर देखा तो शास्त्री चलने के लिए तैयार खड़ा था। आज की तूफानी बारिश खंडाला के विचित्र दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। बादल खिड़कियों से घरों में घुस आए थे। हर तरफ एक गहरी धुंध छाई थी और ऐसा मालूम होता था कि आकाश पर उड़ने वाले बादलों का सारा पानी यहाँ टूट पड़ेगा। अर्चना अपने बंगले में सोमू के लिए फिश करी और चावल तैयार करके उसकी राह देख रही थी, परंतु प्रतीक्षा करते करते रात के 11 बज गए और वह न आया। अर्चना ने परेशान होकर टेलीफोन एक्सचेंज का नंबर मिलाया तो वहाँ से उत्तर मिला कि वर्षा के कारण बम्बई की लाइन खराब हो गई है। तब वह ठीक ना हो जाए ट्रंक कॉल नहीं हो सकती। मजबूर हो वह एक उपन्यास उठाकर समय बिताने लगी। मालन ने कई बार कहा कि वह खाना खा ले, सोमू न जाने कब तक आए, लेकिन उसने हर बार ये कहकर इनकार कर दिया कि वह सोमू के साथ ही खाना खाएगी। आधा घंटा और बीता था कि अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। अर्चना उपन्यास फेंककर दरवाजे की ओर लपकी और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाहर सोमू के बजाय धर्मशास्त्री बरसाती ओढ़े खड़ा था। शास्त्री तुम? अर्चना की जबान से आश्चर्य से निकला। वर्षा के कारण गाड़ी 4 घंटे लेट है, इसलिए वापस चला आया। धर्मशास्त्री ने बरसाती उतारकर अंदर दाखिल होते हुए कहा और फिर इधर उधर देखते हुए पूछ बैठा, सोमू जी अभी तक नहीं आए क्या? इसी परेशानी में तो अब तक जाग रही हूँ। तुमने घंटी बजाई तो मैं समझी वे आ गए। आपने टेलीफोन नहीं किया? करना चाहा था, बम्बई की लाइन ही खराब पड़ी है। बारिश भी तो तूफानी हो रही है। शायद रास्ते में रुक गए हों या डबिंग में देर हो गई हो तो शायद चले ही ना हो। लेकिन वह मुझे खबर जरूर कर देते। जब टेलीफोन की लाइन ही खराब है तो खबर कैसे देते? शास्त्री ने मुस्कुराकर कहा और कुछ रुककर पूछ बैठा, आपने खाना खाया? नहीं। अरे तो खा लीजिए ना, 12 बजने वाले हैं। नहीं, जब तक वह ना आएंगे मैं नहीं खाऊंगी। तुम जाकर सो जाओ। सोऊं क्या? 3 बजे फिर स्टेशन पहुंचना है। 7 बजे पवन कुमार की डबिंग है। तो फिर 3 बजे गाड़ी से जाने की क्या ज़रूरत है? उन्हीं के साथ लौट जाना। कहते हुए अर्चना ने मालन से गेस्ट रूम में बिस्तर लगाने को कह दिया। आप जागती रहेंगी क्या? शास्त्री ने हमदर्दी से पूछा। मजबूरी है। आओ कुछ देर ताश खेलते हैं, अर्चना ने कहा और ताश के उत्तर पत्ते उठाकर फेंकने लगी। थोड़ी ही देर में सोमू को भूलकर वह दोनों खेल की दिलचस्पियों में खो गए। फिर खेलते खेलते अर्चना को ना जाने क्या ख्याल आया कि वह शास्त्री से पूछ बैठी, ये दीपा कैसी लड़की है? अच्छी है, मेरा मतलब उसका कैरेक्टर से था, अर्चना ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा। ओह, कैरेक्टर की बात मत पूछिए। क्यों? कहते हुए अर्चना ने खेल रोक दिया। अब सब हीरोइनें तो आप जैसी नहीं होती कि किसी की ओर निगाह उठाकर ना देखें। तो क्या वह कुछ कहते कहते रुक गई। सबको खुश करने का आर्ट आता है उसे। हीरो भी खुश, प्रोड्यूसर भी खुश, और डायरेक्टर? उनकी बात दूसरी है। क्यों? उनको तो सबसे पहले खुश करना चाहती होगी,
वह डायरेक्टर है ना। जी नहीं, आपके होते हुए वह ऐसी वैसी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं ले सकते। फिल्मों में आने से पहले वह क्या करती थी? अर्चना ने दूसरा प्रश्न किया। मॉडल गर्ल थी। और उससे पहले? खैर छोड़िए, हमें इससे क्या लेना देना। नहीं, बताओ ना, उससे पहले क्या करती थी वह? अर्चना ने एक पत्ते और फेंकते हुए पूछा। सुना है कोलाबा की एक चालू लड़की थी, रात को मोटर वालों से लिफ्ट मांगा करती थी। शास्त्री ने जरा झिझकते हुए कह दिया। क्या वह उसका कैरेक्टर जानते हैं? अर्चना ने कुछ चिंतित होकर पूछा। कौन नहीं जानता, बाजार की मिठाई है, जो चाहे खरीद ले। चलिए पत्ते बांटिए। शास्त्री ने ताश की गड्डी की ओर संकेत करते हुए कहा। नहीं, अब खेल में मेरा जी नहीं लग रहा, अर्चना ने गंभीर आवाज में कहा, जिससे उसके दिल की बेचैनी साफ जाहिर थी। और फिर एक झमाई लेते हुए बोली, जाओ अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। यह कहकर वह बेपरवाही से उठी और अपने शयन कक्ष की ओर चल पड़ी। लेकिन बिस्तर पर लेटकर उसे नींद ना आई। धर्मशास्त्री के कहे हुए वाक्यों ने उसकी परेशानी बढ़ा दी। वह बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और वह वाक्य उसके कानों में गूंज रहे थे। सबको खुश करने का आर्ट आता है उसे। हीरो भी खुश, प्रोड्यूसर भी खुश। बाजार की मिठाई है, जो चाहे खरीद ले। और अर्चना को लगा शायद दीपा आज की रात सोबू के साथ होगी, इसलिए वह नहीं आया। उसके दिल में अपने प्रिय पति के विरुद्ध शंकाओं और संदेहों के विषैले सांप सर उठाने लगे। बाहर घन गरज के साथ वर्षा हो रही थी। नदी नालों में तूफान आया हुआ था और अंदर अर्चना के दिल में हलचल मची हुई थी। हजार कोशिश के बावजूद उसे नींद ना आ सकी। आखिर करवटें बदलते बदलते वह तंग आ गई तो अलमारी से कंपास की गोली निकाल कर खा ली। थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद सो रही थी। सुबह 5 बजे अर्चना की आंख खुली तो वर्षा थम चुकी थी। पर्वत की ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके खिड़कियों में दाखिल हो रहे थे और मौसम बड़ा सुहाना था। उसने ताजगी का एहसास करके एक अंगड़ाई ली, लेकिन फिर तुरंत ही अपने आप को बिस्तर में अकेला देखकर उसे एहसास हुआ कि सोमू रात भर नहीं आया। तो वह चिंतित हो गई। हॉल में दाखिल होते ही अर्चना ने देखा धर्मशास्त्री नहा धोकर बैठा अखबार पढ़ रहा था। अर्चना ने गुड मॉर्निंग कहा तो वह चौंकते हुए अखबार छोड़कर उसकी ओर आकृष्ट हो गया और गुड मॉर्निंग कहकर उठ खड़ा हुआ। सोमू नहीं आए क्या? वह उसके करीब आते हुए पूछ बैठी। मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया था, वे आने वाले नहीं। सुबह 7 बजे उनकी डबिंग है और मैं भी जा रहा हूँ। कैसे जाओगे? पूना से आने वाली किसी टैक्सी से? नहीं, तुम ठहरो, मैं तैयार हो जाऊं, साथ ही चलते हैं। आप भी बम्बई जाएंगी? हाँ, अगर वे दिन भर वहाँ काम करेंगे तो मैं यहाँ क्या करूँगी। उसी वक्त मालन अर्चना के लिए चाय ले आई। उसने जल्दी जल्दी चाय पी और तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। ठीक 8 बजे अर्चना धर्मशास्त्री को लिए कैतना थिएटर पहुंच गई। शास्त्री गाड़ी से उतरकर तेजी से अंदर चला आ गया और अर्चना अभी गाड़ी के शीशे अंदर से बंद कर ही रही थी कि वह यह खबर लिए लौट आया कि पवन कुमार ने आज डबिंग कैंसिल कर दी है। तो सोमू कहाँ है? अर्चना ने जल्दी से पूछा। अपने फ्लैट में। ओके, तो मैं वहीं जाती हूँ। साहब को फ़ोन कर दूँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कहते हुए अर्चना ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अर्चना फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची तो सोमू का नौकर शेर सिंह दरवाज़ा खुलकर बाहर निकल रहा था। वह अर्चना को देखते ही बोला, नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। साहब हैं घर पर? जी हाँ, नहा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रेड और अंडे लेने, कहते हुए शेर सिंह तेजी से चला गया। अर्चना जैसे ही अंदर दाखिल हुई, मेन हॉल में पड़े जनाना सैंडल और सोफे पर बिखरी अजनबी साड़ी को देखकर वह चौंक पड़ी। उसने चंद क्षणों तक कुछ सोचा और दबे पांव अपने बेडरूम के दरवाजे तक चली आई। बेडरूम में दीपा को देखकर वह एक धक्के के साथ दरवाजे पर रुक गई। दीपा उसकी नाइटी पहने बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी ऊंची आवाज में सोमू को बता रही थी कि नौकर नाश्ते का सामान लेने बाजार गया है। तभी बाथरूम में से सोमू की आवाज़ आई, तो एक काम करो, जरा कपबोर्ड से मेरी एक कमीज़ और पैंट निकाल दो। कौन सी? दीपा ने पूछा। सफ़ेद पैंट और सिल्कन शर्ट। चाबी कहाँ है? दीपा ने कपबोर्ड खोलने में असफल प्रयास के बाद पूछा। देखो, टेबल पर रखी होगी। अर्चना सन्नाटे के आलम में खड़ी यह सब देखती रही और दीपा की नज़रों से बचने के लिए किवाड़ की ओर में हो गई। दीपा ने मेज पर रखी चाबी ना पाकर वहीं से आवाज़ दी, चाबी टेबल पर नहीं है। जैसे ही दीपा ने सोमू की पैंट उठाकर उसकी जेब टटोलना शुरू की, अचानक अपने पीछे कोई आहट सुनकर वह चौंक गई। वह पलटी तो अर्चना अपने हाथ में चाबी लिए उसके सामने मौजूद थी।
यह रही चाबी, उसने दीपा के चेहरे पर गौर से नजरें जमाकर कहा। दीपा, जो अचानक उसे अपने सामने देखकर दंग रह गई थी, घबराकर बोली, आप कब आई? बिना खबर दिए चली आई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अर्चना ने व्यंग से कहा। दीपा ने उसके व्यंग को महसूस कर लिया और माथे पर बल डालकर बोली, आप मुझे गलत समझ रही हैं। दरअसल रात तुम्हें डबिंग में देर हो रही होगी। बारिश ज़्यादा थी, इसलिए तुम्हें घर जाने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिली। अर्चना ने उसकी बात पूरी कर दी और फिर गुस्से से बोली, तुम्हें यूं किसी के घर में घुसने का अधिकार किसने दिया? आपके पति ने, दीपा ने झल्लाकर कहा। तभी अंदर से सोमू की आवाज़ आई, चाबी मिली या नहीं? अर्चना ने लपककर बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और सोमू के कपड़े उसे थमा दिए। अंदर से फिर आवाज़ आई, थैंक यू। अर्चना ने पलटकर जैसे ही दीपा को देखा, वह झट कह उठी, मेरी परेशानी देखकर सोमू जी मुझे अपने साथ लेते आए। अचानक ऐसा तूफान ना आ जाता तो मैं हरगिज़ आपके फ्लैट में ना आती। अब तो तूफान शांत हो चुका है, अर्चना ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। अब तुम जा सकती हो। दीपा ने दांत पीसते हुए उसे क्रोधित नज़रों से देखा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसने गेस्ट रूम में जाकर अपने कपड़े तब्दील किए और बिना कुछ कहे सुने फ्लैट से बाहर चली गई। उसी समय सोमू बाथरूम से बाहर निकला और तौलिए से अपने बाल झाड़ता हुआ जो ही ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ा, अचानक अर्चना को अपने सामने खड़ा देखकर चकित रह गया और बोला, तुम कब आई अर्चना? उसके जवाब में अर्चना खामोश रही और वह इधर उधर देखते हुए पूछ बैठा, दीपा कहाँ है? चली गई, अर्चना ने गुस्सा पीते हुए कहा। क्यों चली गई? सोमू ने उखड़े स्वर में पूछा। मेरा आना उसे अच्छा नहीं लगा। कहीं तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं? केवल इतना कि अब तूफान थम चुका है, तुम जा सकती हो। तुम्हें ऐसा नहीं कहना था। क्यों? वह मेरी फिल्म की हीरोइन है, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ। किसी को मेरी अनुपस्थिति में मेरे फ्लैट में रहने का क्या अधिकार है? गलत फहमी में मत पड़ो अर्चना। रात डबिंग समाप्त हुई तो मैं ये कहानी उसकी जबानी सुन चुकी हूँ। वह उसकी बात काटकर तीव्र स्वर में बोली और फिर त्योरी पर बल डालकर उससे पूछ बैठी, आंधी थी या तूफान? उसे मेरे घर में लाने की क्या ज़रूरत थी? तो क्या मैं उसे थिएटर में अकेली छोड़ देता? आखिर मुझ पर भी तो उसकी कुछ जिम्मेदारी थी। कुछ क्या, अब तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई है। जाइए, मना कर ले आइए उसे, मैं ही चली जाती हूँ। अर्चना, बकवास करके सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। वह बुरी तरह झुंझला गया। हाँ, अब तो मेरी बातें आपको बकवास ही मालूम होगी। उस आवारा औरत का जादू जो चल गया है, शायद इसलिए आपने मुझे अकेला खंडाला बेचकर उसके साथ रंगरलियां मनाने के लिए चाल चली थी। वह अभी यहीं तक कह नहीं पाई थी कि तड़ाक से सोमू का एक तमाचा उसके गाल पर पड़ा। वह हक्का बक्का होकर फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। उसे सोमू से हरगिज इस हरकत की आशा न थी। वह सोचने लगी, क्या यह वही सोमू है जो उसकी साधारण सी बीमारी, जरा सी उलझन पर दीवाना हो जाता था और आज पत्नी बनने के बाद बड़ी बेदर्दी से उस पर हाथ उठा दिया है, और वह भी एक आवारा औरत के लिए। उसके दिल में एक हूक सी उठी और वह दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाकर सिसकती हुई दूसरे कमरे में चली गई। सोमू ने भावावेश में आकर अर्चना को तमाचा मार तो दिया, लेकिन अब वह अपनी इस घटिया और अभद्रपूर्ण हरकत पर पछता भी रहा था। वह कुछ देर तक स्तब्ध मुद्रा में वहीं खड़ा अर्चना को सिसकते विलकते देखता रहा और फिर जैसे ही वह दूसरे कमरे में गई, वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बिना कुछ खाए पिए बाहर चला गया। रात को जब सोमू घर लौटा तो 10 बजने को थे। घंटी को बजाने पर आज नित्य के विपरीत शेरसिंह की बजाय बाहर का दरवाज़ा अर्चना ने खोला। उसने पत्नी से नज़रें मिलाईं, परंतु कुछ कहे बिना अपने कमरे की ओर बढ़ गया। यद्यपि वह अपनी उस हरकत पर लज्जित था, परंतु उसका आभास उसने अर्चना को न होने दिया। अर्चना भी खामोश थी। दीपा की बेइज्जती करके वह भी पछताई थी। उस मामूली लड़की के लिए पति पर आरोप लगाकर वह अपने आप को मुजरिम समझ रही थी, लेकिन सोमू के तमाचे को याद करके उसे झुंझलाहट भी थी, और यह झुंझलाहट ही उसे अपनी गलती स्वीकार करने नहीं दे रही थी। इस प्रकार न सोमू की जबान खुली और न अर्चना की। दोनों का स्वाभिमान दीवार बनकर बीच में खड़ा हो गया। अर्चना चुपचाप सोफे पर बैठी रही और सोमू जल्दी जल्दी कपड़े उतार कर खामोशी से बाथरूम में नहाने के लिए दाखिल हो गया। अर्चना ने उसके कपड़े उतारे हुए पलंग से उठाकर हैंगर में टांगे और इस वक्त बदलने के लिए रात का जोड़ा निकाल दिया। सोमू जब नहा धोकर निकला तो उसने अर्चना को डाइनिंग टेबल पर खाना लगाए अपनी प्रतीक्षा करते देखा।
रात के कपड़े पहनकर वह चुपचाप वहां आकर बैठ गया और बिना अर्चना से बात किए खाना खाने लगा। अर्चना भी निगाहें झुकाकर खाना खाने में व्यस्त हो गई। आज उसने पति के लिए फिश करी और चावल ही पकाए थे। सोमू का जी खुश हो गया, लेकिन उसने खामोशी न तोड़ी। शेर सिंह दोनों की खामोशी को भांप गया था, यह सोचकर कि कहीं किसी बात पर पति पत्नी का क्रोध बिजली बनकर उस पर न टूट पड़े। वह दौड़ दौड़कर फुर्ती से उनकी सर्विस कर रहा था। खाना खत्म करके सोमू उसी खामोशी से बेडरूम में चला गया और अर्चना शेर सिंह को सुबह के नाश्ते के लिए हिदायत देने लगी। थकी थकाई अर्चना जब सोने के लिए बेडरूम में दाखिल हुई तो सोमू पलंग की बत्ती जलाए अंग्रेजी का एक नॉवल पढ़ने में व्यस्त था। अर्चना ने चंद क्षणों तक खड़े होकर उसे देखा, चाहा कि आगे बढ़कर उससे क्षमा मांग ले, लेकिन उसका मूड देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह खामोशी से कपड़े बदलकर सोने के लिए उसकी बगल में लेट गई। सोमू ने कनखियों से उसकी ओर देखा। उसका भी जी चाहा कि उससे क्षमा मांग ले, लेकिन अर्चना की खामोशी देखकर उसकी भी हिम्मत पस्त हो गई और बराबर पुस्तक पढ़ता रहा। दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से जैसे कोसों दूर थे। आज उन्हें ऐसी उलझन, ऐसी बेचैनी से वास्ता पड़ा था जिसका अनुभव इससे पहले कभी नहीं हुआ था। दोनों के दिमाग इस उलझन से फटे जा रहे थे। एक अजीब सी घुटन ने उन्हें घेर रखा था। इसी उलझन में आधी रात बीत गई। आखिर अर्चना के लिए यह खामोशी असह्य हो उठी और उसने सोमू की ओर करवट बदलकर उसके हाथ से पुस्तक छीनते हुए कहा, छोड़ो यह पुस्तक, मुझे नींद आ रही है। तो मैं क्या करूं? सो जाओ। सोमू ने अपना मुंह उसकी ओर घुमाते हुए कहा, बत्ती बंद कर दो, रोशनी आंखों में चुभ रही है। तो दूसरे कमरे में चली जाओ। मैं तो नहीं जाती। तो मैं चला जाता हूं। कहते हुए सोमू ने उठने की कोशिश की। अच्छा, अब बस बंद करो यह मजाक। अर्चना ने उसका हाथ पकड़ लिया। मजाक कैसा? मुझे तड़पाने का। तुमने हरकत जो ऐसी की है, अकारण मुझ पर शक किया और दीपा का अपमान किया। गलती हो गई। तुम तो जानते हो औरतों की अक्ल मुट्ठी में होती है। सोमू ने उसकी आंखों में झांका, जिनमें एक पश्चाताप और दिल की घुटन आंसू बनी पलकों पर ठहरी हुई थी। वह खामोश रहा तो वह उसके गले में बाहें डालती हुई फिर कह उठी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो। अचानक दीपा को तुम्हारे साथ देखकर मैं अपने होशाबाज खो बैठी थी और आंसू की 2 बूंद उसके गालों पर थरथराने लगी। सोमू को ऐसा लगा जैसे अर्चना नहीं, कोई मासूम बच्ची उससे लिपटी हुई रो रही हो और उस बच्ची के गाल पर उसका मारा हुआ तमाचा उभर आया हो। उसने जोर से अर्चना को भींचते हुए कहा, नहीं अर्चना, मुजरिम तुम नहीं मैं हूं। ना जाने क्यों मेरा हाथ तुम पर उठ गया। इसके साथ ही उसने पलंग की बत्ती बुझा दी और कमरे में शांतिपूर्ण अंधकार छा गया। दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे लगे जैसे वर्षों के बिछड़े हुए हों और वे इस दूरी को एक पल में दूर करने के लिए एक दूसरे में समा गए। सुबह हुई तो अर्चना घर में खुश खुश एक तितली की तरह उड़ती फिर रही थी और सोमू की आत्मा को भी एक नई ताजगी और हल्केपन का एहसास हो रहा था। सोमू फिर से काम में जुट गया और अर्चना उसका साथ निभाने लगी। वह उसके लिए अच्छा खाना बनाती और पूरी कोशिश करती कि पति को कोई भी ऐसा अवसर ना दे जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। लेकिन तन्हा जिंदगी की जो बोरियत उसे घेरे हुए थी, वह लाख दिल को समझाने से भी कम ना हुई। कुछ ही दिन बाद जब चोपड़ा साहब का यूनिट शूटिंग के लिए खंडाला गया तो अक्सर रात की महफिल सोमू के बंगले पर ही जमती। चोपड़ा साहब और पवन कुमार खाना वहीं खाते और जब वह लोग अर्चना के बनाए हुए कहानी की तारीफ के पुल बांधते तो वह झेंप कर रह जाती। पवन कुमार, जो कल सोमू की कहानी वाली फिल्म में काम न करना चाहता था, आज उसकी डायरेक्शन में उसे काम करना पड़ रहा था। वैसे अब उसकी सोमू से खासी बनती थी, लेकिन एक कांटा उसके सीने में अपनी चुभन छोड़ गया था कि वह उसकी हीरोइन को उससे खींचकर ले गया था। एक रात को डाइनिंग टेबल पर जब सब लोग खाना खाने के बाद कॉफ़ी पी रहे थे तो चोपड़ा साहब सोमू को लिए बगीचे के चले गए ताकि अगले रोज़ की शूटिंग का प्रोग्राम बना लें। पवन कुमार को जब एकांत में अर्चना की संगत मिली तो उससे रहा ना गया और तुरंत बोला, आप एक अच्छी अभिनेत्री के साथ साथ इतनी अच्छी गृहस्थिन भी सिद्ध हो सकती हैं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही? अर्चना मुस्कुराकर बोली, नहीं, बल्कि सोमू पर रश्क आ रहा है। लेकिन एक जुल्म उसने ज़रूर किया है मुझ पर। क्या? मेरी ज़िंदगी की बेस्ट पार्टनर को छीन लिया है मुझसे। मेरा मतलब है फिल्मी पार्टनर को। सच कहता हूँ अर्चना जी, आपके जाने के बाद कोई भी चेहरा ऐसा नहीं आया जिसमें एक सा आकर्षण हो,
कि उसके साथ एक्टिंग करने में मज़ा आए। क्यों, दीपा जो है? व्हाट अ कंपैरिजन। अरे वह क्या जाने एक्टिंग किस बला का नाम है। वह तो केवल अपनी अदाओं और सेक्स अपील की कमाई खा रही है। आप बहुत जल्दी लड़कियों से प्रेजुडिस हो जाते हैं। किससे प्रेजुडिस हो जा रहे हो जानी? चोपड़ा साहब ने अंदर दाखिल होते हुए ऊंची आवाज़ में पवन कुमार से पूछ लिया। नहीं तो मैं अर्चना जी से यह कह रहा था कि उन्होंने अपने प्यार के लिए कितना बड़ा बलिदान किया है, किस ब्लूम पर आकर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी है। तो क्या इन्होंने अच्छा नहीं किया? सोमू ने तनिक व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा। नहीं नहीं, अच्छा क्यों नहीं किया? स्टूडियो की दिन रात की गर्मी से तो बेहतर है घर का आराम। और आखिर लड़की को एक ना एक दिन तो शादी करनी ही होती है, पवन कुमार ने झेप कर कहा। अरे यह तो चलता ही रहता है, शादी से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर अर्चना आज भी चाहे तो इसके एक इशारे पर 10 प्रोड्यूसर इसे साइन करने को तैयार हैं। चोपड़ा साहब ने ओठों पर एक चंचल मुस्कान बिखेरते हुए और फिर बात बदलते हुए कहा। लेकिन नहीं, जो घरेलू जीवन में सुख है वह इसे उस वातावरण में जीवन भर नहीं मिल सकता। कॉफ़ी पीने के बाद कुछ देर तक इसी प्रकार की गपशप होती रही और फिर चोपड़ा साहब पवन कुमार को लेकर होटल अल्ताज चले गए जहां वह ठहरे हुए थे। उनके जाते ही सोमू ने अर्चना से एक कप कॉफ़ी का मांगा और सुबह शूट होने वाले दृश्यों को दोहराने लगा। अर्चना उसके करीब ही जा बैठी। मालन चली गई? सोमू ने मेज पर रखे कागज पर निगाह जमाए हुए कहा। नहीं, चौका बर्तन कर रही है। जाओ तुम सो जाओ। नहीं, अभी नींद नहीं आ रही। बैठी बैठी बोर हो जाओगी। तो क्या हुआ, इस बोर्डम में तो तुम सामने तो हो। अर्चना ने सोमू को चंचल नज़रों से देखते हुए कहा। प्रत्युत्तर में सोमू भी मुस्कुराया और अपने काम में लग गया। कुछ देर के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। सोमू अपने काम में व्यस्त था और अर्चना उसके चेहरे को पढ़ने में। इस खामोशी से रात की निस्तब्धता और बढ़ गई। कुछ देर बाद अर्चना ने यह खामोशी तोड़ी। चोपड़ा साहब कह रहे थे तुम जमाल साहब की एक फिल्म करने जा रहे हो। हाँ, बात चली तो है, सोमू ने लापरवाही से कहा। यह बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? बात अभी हवा में है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो जाता कैसे कह सकता हूँ। कहानीकार कौन है? मैं खुद। जमाल साहब खुद भी तो इंडस्ट्री के माने हुए राइटर डायरेक्टर हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्शन के लिए मेरी पहली शर्त यही थी कि कहानी मेरी होगी और वह मान गए। लेकिन उनकी भी तो कोई शर्त थी, वह मैं कभी नहीं मान सकता, सोमू ने झुंझलाकर कहा और फिर गौर से अर्चना को देखते हुए पूछ बैठा। लेकिन तुमसे किसने कहा? चोपड़ा साहब ने। तो उन्होंने तुमसे यह भी कहा होगा कि तुम्हारे लिए उनकी 6 लाख की ऑफ़र है। रुपए पैसे की हवस मैंने कभी नहीं की। तो मैं चाहती थी आर्ट के लिए यह फिल्म कर लूँ। अपने पति की निगरानी में एक नया ही आनंद आएगा काम करने में। और यह कहानी भी तुमने कभी मेरे लिए लिखी थी, लेकिन तब तुम इंडस्ट्री की अमानत थी और अब मेरी पत्नी। तो क्या हुआ, दिन भर जो तुम्हारे बिना घर में बोरियत रहती है उससे तो अच्छा है मैं चुनी हुई एक दो फिल्म कर लूँ। नहीं अर्चना, शादी ब्याह के बंधन जितने मजबूत होते हैं उतने ही कच्चे भी। अब तुम मेरी पत्नी हो, ऐसा ना हो कि इस बंधन में कोई कमज़ोरी आ जाए। तुम मुझे गलत समझ रहे हो सोमू। ऐसा ना हो कि तुम्हारी रात दिन की मसरूफियत मुझे ज़िंदगी से इतना अकेला कर दे कि मैं पागल हो जाऊं। यह केवल तुम्हारा ख्याल है। तुम यह क्यों नहीं सोचती कि अभिनय के अतिरिक्त भी अपने आप को व्यस्त रखने के बहुत से काम हैं। दिल लगाने के लिए गार्डनिंग में दिलचस्पी लो, दुनिया का बेहतरीन लिटरेचर पढ़ो, एक दो नई हॉबीज़ डेवलप करो, ज़िंदगी को पॉजिटिव समझकर बिताओ, इसे बोझ ना समझो। कहते हुए सोमू फिर अपने सीन पढ़ने में व्यस्त हो गया। अर्चना कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही और फिर उठकर बिना कुछ कहे सुने अपने शयन कक्ष में चली गई। सोमू ने उसकी मानसिक स्थिति का एहसास किया, लेकिन वह इस विषय पर बहस करना उचित ना समझता था। वह फिल्म इंडस्ट्री में उड़ती हुई उन खबरों को कई बार सुन चुका था कि अर्चना पुनः फिल्म लाइन में आना चाहती है। जब प्रेस रिपोर्टर उससे उसकी पत्नी के विषय में तरह तरह के उल्टे सीधे प्रश्न करते तो वह गुस्से से खौल उठता, लेकिन एक गंभीर लेखक होने के नाते वह अपने गुस्से को काबू में रखता और उनसे केवल इतना ही कह पाता कि बेहतर होगा अगर वह उसकी घरेलू ज़िंदगी को फिल्म इंडस्ट्री के वातावरण से दूर ही रखें। उसके बाद जमाल साहब खुद भी अर्चना से मिलने गए। उन्होंने सोमू को समझाया, लेकिन वह ना माना। यहाँ तक कि उन्होंने अर्चना को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की ऑफ़र कर दी, लेकिन सोमू अपनी बात पर अटल रहा। आखिरकार जमाल साहब ने सोमू को उस प्रोजेक्ट से हटा दिया।
यद्यपि सोमू को इस बात से झटका लगा, परंतु वह तुरंत ही संभल गया और दिन रात परिश्रम करके चोपड़ा की फिल्म मुकम्मल करने में लग गया। अर्चना के दिल में इस बात की कसक रह गई कि जमाल साहब की कलात्मक फिल्म में काम करके वह दोबारा आकाश की ऊंचाइयों को छू सकती थी, किंतु उसके पति की बेकार सी जिद ने उससे यह अवसर छीन लिया। आखिर चोपड़ा साहब की फिल्म मुकम्मल हो गई और रजत पट पर आ गई। आलोचकों तथा शिक्षित वर्ग ने इस फिल्म की बड़ी प्रशंसा की, परंतु फिल्म अत्यंत कलात्मक और उच्च स्तरीय होने के कारण जनसाधारण की रुचि और मनोरंजन का सामान न बन सकी और दूसरे ही सप्ताह में ठंडी पड़ गई। उस फिल्म के फ्लॉप हो जाने से न सिर्फ चोपड़ा साहब की साख को धक्का लगा, बल्कि सोमू की 2-4 कहानियां जो सेट पर जाने वाली थीं वह रुक गईं। फिल्म की असफलता का सारा आरोप सोमू के सर ही थोपा गया। वह अपनी असफलता और बदनामी से घबरा गया तथा शांति प्राप्त करने के लिए बंबई से खंडाला चला गया। अर्चना ने पति का मन बहलाने में कोई कसर न छोड़ी। सोमू की असफलता के चर्चे जब समाचार पत्रों में छपते तो वह उन पत्र पत्रिकाओं को उसे दिखाए बिना जला देती। उसका मन बहलाने के लिए उसे जबरदस्ती बाहर घुमाने ले जाती। लेकिन सोमू उस असफलता के सदमे से जल्द बाहर ना आ सका। वह जानता था कि फ्लॉप की जो मोहर इंडस्ट्री में उस पर लग चुकी है वह आसानी से मिटने वाली नहीं है। अंततः समय ने धीरे धीरे उसके मुर्दा हौसलों में नई जान डालनी शुरू कर दी। उसने फिर से एक कहानी लिखनी शुरू कर दी और रात दिन उसमें व्यस्त रहने लगा। अर्चना जो कुछ दिनों के लिए उसको बहलाने में खुद बहल गई थी, फिर घुटन का शिकार हो गई। बम्बई में इनकम टैक्स का कुछ काम निपटाकर सोमू जब एक शाम लौटा तो खंडाला का मौसम भीगा हुआ था। हल्की हल्की फुगार पड़ रही थी। वह घर में प्रविष्ट हुआ तो अर्चना ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। तौलिए से उसके भीगे शरीर को पहुंचा और तुरंत उसके पहनने के लिए दूसरे कपड़े ले आई। तभी सोमू की नज़र मेज पर रखी उस एस्ट्रे पर गई जो सिगरेट के अधजले टुकड़ों से भरी हुई थी। वह हैरान नज़रों से पत्नी को देखते हुए पूछ बैठा, कोई आया था क्या? जमाल साहब आए थे, काफ़ी देर आपकी प्रतीक्षा की, अभी अभी गए हैं। क्या कहने आए थे? आपकी तसल्ली और साहस बांधने के लिए कह रहे थे कि सोमू को अपनी असफलता पर घबराना नहीं चाहिए। खुद उनके जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए हैं। उनकी पहली फिल्म भी फ्लॉप हुई थी। तो यूँ कहो मेरा मजाक उड़ाने आए थे? नहीं, बल्कि तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने। कह रहे थे कि वह तुम्हारी कहानी पर फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं। और क्या? वह झल्लाकर बोला। और यह कॉन्ट्रैक्ट भी दे गए हैं मेरे लिए। कहते हुए अर्चना ने मेज की ड्रायर से टाइप किया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट निकालकर सोमू के सामने रख दिया, जिसके साथ एडवांस का एक चेक नथी था। तो क्या तुमने साइन कर दिया? सोमू ने वह कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिए बिना पूछा। तुम्हारी अनुमति के बिना कैसे साइन कर सकती थी? मेरी फीलिंग्स तो तुम जानती हो। यह रख क्यों लिया? लौटा दिया होता। देखो सोमू, जज्बात से काम मत लो, जिंदगी की हकीकत को समझो। कैसी हकीकत? यही कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? वह 2 लाख की अग्रिम राशि मामूली नहीं। मैं फिर से काम करने लगूं, तुम्हारी कहानियाँ फिर से बिकने लगें और हमारे उखड़े हुए कदम जम जाएं, इसमें हर्जी क्या है? तुम चाहती हो कि मैं पत्नी का सहारा लेकर दोबारा मार्केट में पांव जमाऊं? यह तो जीवन में होता ही रहता है। कभी पत्नी कभी पति का सहारा लेती है और कभी पत्नी पति का। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पत्नियों के सहारे जिंदा रहते हैं। ऐसी दकियानूसी बातें ना करो सोमू। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम अब तक पुराने विचारों से चिपके हुए हो। आज औरतें मर्दों के साथ चांद सितारों पर कदम रख रही हैं और तुम औरत के काम करने को बुरा समझते हो। मैं काम करने को बुरा नहीं समझता, लेकिन काम इज्जत वाला होना चाहिए। तो क्या फिल्म लाइन बेइज्जत लोगों का लाइन है? इसमें शरीफ लोग नहीं हैं? हैं, लेकिन गिने चुने। तो क्या मैं उन गिने चुने लोगों में नहीं हो सकती? हो सकती हो, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं कि शादी के बाद तुम फिल्मों में काम करो। इसका मतलब यह हुआ कि तुम अपनी मर्जी मुझ पर लादना चाहते हो। नहीं, बल्कि तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि शादी से पहले तुमने मुझे कुछ वचन दिए थे। तुमने सागर की लहरों को साक्षी करके कहा था कि हमारे जीवन में कितने ही बड़े तूफान क्यों ना आए, यह पवित्र संबंध कभी नहीं टूटेगा। और तुम एक मामूली झटके से घबरा गई। आज मुझे असफलता का सामना करना पड़ रहा है, सदा तो नहीं करना पड़ेगा। कलात्मक फिल्में बनाकर तुम कभी सफल नहीं हो सकते। तुम चाहते हो हम जहाँ से चले थे वहीं आ जाएं, यह असंभव है। लेकिन अर्चना, तुमने ही तो कहा था। मैंने जो कुछ कहा था वह भावनाओं की लहर में बहकर कहा था। अब जिंदगी की हकीकतें मेरे सामने आ गई हैं। इस ऊंची सोसाइटी में कदम रखने के बाद अब पीछे हटना मेरे लिए संभव है?
और मेरे लिए अपने सिद्धांतों से हटना असंभव है, तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? दोनों में से एक की पराजय। यदि तुम मुझे पराजय से बचाना चाहती हो तो जमाल साहब का चेक वापस कर दो, और अगर मैं वापस ना करूं तो तुम फिर स्वतंत्र हो। समझो हमारे प्यार का पवित्र बंधन टूट गया। सोमू, वह चीख पड़ी और फिर गुस्से से बोली, तुम मुझे तलाक की धमकी दे रहे हो? नहीं, केवल यह बता रहा हूं कि पति पत्नी के प्यार का संबंध दुनिया का सबसे कमजोर संबंध होता है। यह जरा से झटके से टूट जाता है। अगर हमारा तुम्हारा संबंध इतना ही दुर्बल है तो फिर उसे टूट ही जाना चाहिए, अर्चना ने एक झटके से उठते हुए कहा। अर्चना, सोमू उसके इस खतरनाक फैसले से चीख पड़ा, लेकिन वह उसकी पुकार की परवाह न करती हुई तेज तेज कदमों से सीधी अपने शयनकक्ष में चली गई। सोमू पत्थर की प्रतिमा के समान चुपचाप बैठा यह दृश्य देखने लगा। अर्चना जल्दी जल्दी को सामान पैक करके अटैची केस हाथ में लिए बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने दहलीज से कदम बाहर रखना चाहा, सोमू गंभीर स्वर में बोला, याद रखो अर्चना, एक बार तुम्हारे कदम इस दहलीज से बाहर निकल गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। अर्चना जाते जाते ठिठक गई और पलटकर ठहरे हुए स्वर में बोली, तुम भी याद रखो, एक बार मैं इस घर से चली गई तो जब तक तुम खुद बुलाने नहीं आओगे मैं लौटकर नहीं आऊँगी। कहते हुए उसने सोमू पर एक आखिरी नज़र डाली और गुस्से से तनतनाती हुई बाहर निकल गई। यह सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि सोमू बौखलाकर रह गया। उसे यकीन ही ना आ रहा था कि अर्चना उसे छोड़कर चली गई है। उसी समय बाहर से कार के स्टार्ट होने और फिर तेजी से बाहर जाने की आवाज़ आई। सोमू जैसे सपने से चौंका और उठते हुए चीख पड़ा, अर्चना! लेकिन अर्चना उसकी आवाज़ से बहुत दूर जा चुकी थी। सोमू के लिए खड़ा रहना मुश्किल हो गया और वह अपने ही बोझ से लड़खड़ा कर सोफे पर गिर पड़ा। अर्चना की कार 60-70 मील की गति से उड़ी जा रही थी। उसे अपना घर छोड़ने का रंज न था। वह तो अपनी पथराई हुई नज़र सड़क पर जमाए केवल आने वाले वक्त की कल्पना कर रही थी। उसके मस्तिष्क में इस समय वह सितारे झिलमिला रहे थे जिनके प्रकाश से उसका भविष्य उज्जवल होने वाला था। वह सोच रही थी कि जमाल साहब की फिल्म के बाद उसके दरवाजे पर निर्माताओं की लाइन लग जाने वाली थी। वह हर बड़े हीरो के साथ एक एक फिल्म साइन करेगी, प्रत्येक निर्माता के कैंप में अपना स्थान बनाएगी और अपने रूप यौवन से इन 4-6 वर्षों में वह प्रसिद्धि की ऊंचाई पर पहुंच जाएगी जहां से उसे कोई हटा ना सके। अपनी कमाई से वह इतना बड़ा घर बनाएगी कि सोमू खुद ही उसके पास खिंचा चला आएगा, उसकी खुशामदें करेगा और वह उसके उपकार का बदला चुकाने के लिए उसे फिर से फिल्म की डायरेक्शन दे देगी। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह बम्बई की ओर उड़ी चली जा रही थी। जैसे जैसे उसकी कल्पनाओं की उड़ान ऊंची होती जा रही थी, उसकी गाड़ी की रफ्तार भी तेज से तेज होती चली जा रही थी। रफ्तार बताने वाले मीटर की सुई 100 का अंक पार कर गई थी। उसी समय अचानक सामने के मोड़ पर एक दानव रूपी ट्रक तूफानी रफ्तार से घड़घड़ाता हुआ अर्चना की कार के सामने आ गया। अचानक ब्रेक लगाने से अर्चना की गाड़ी के पहिए फिसल गए और इससे पहले कि वह संभले, गाड़ी एक पत्थर से जा टकराई और उलटती पुलटती ढलान से लुढ़क कर खड्ड में जा गिरी। तभी खंडाला घाट पर चलने वाले सैकड़ों ट्रकों तथा मोटर गाड़ियों के ब्रेक एक साथ लगे और वातावरण में एक भयंकर चीख देर तक गूंज कर रह गई। अर्चना को जब होश आया तो वह ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एक कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे कुछ याद न था कि इस समय दुर्घटना में उस पर क्या बीती थी और उसने दृष्टि घुमाकर अपने बिस्तर के गिर्द खड़े डॉक्टरों और नर्सों के झुरमुट को आश्चर्य से देखा और फिर उसकी नज़र उन गुलदस्तों पर चली गई जो कमरे में चारों ओर रखे हुए थे। हाउ आर यू मैडम? हॉस्पिटल के चीफ सर्जन डॉक्टर चंडी ने बिस्तर पर झुकते हुए स्नेहपूर्ण स्वर में कहा। मैं कहाँ हूँ? उसने उनसे नज़र मिलाते हुए कमज़ोर आवाज़ में पूछा। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में। मैं कल रात की दुर्घटना में बच गई? हाँ, भगवान का शुक्र है। और गाड़ी? बिल्कुल चकनाचूर हो गई। अर्चना ने अपने सारे शरीर को नज़रों से टटोलने की कोशिश की। उसके चेहरे और शरीर पर कई जगह आई खरोचों पर पट्टियाँ बंधी हुई थीं। घाव कितने गहरे थे वह इसका अंदाज़ा न लगा सकी, और जब उन्होंने डॉक्टरों से मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने तसल्ली दी कि चोटें मामूली हैं। फिर डॉक्टर चंडी के निर्देश पर उसे मानसिक शांति के लिए नींद का इंजेक्शन दे दिया गया, क्योंकि वह जानते थे आज पूरे 3 दिन के बाद उसे होश आया था और यह हकीकत उस पर जाहिर हो गई तो उसे मानसिक आघात पहुंच सकता था। थोड़ी ही देर में वह सो गई और डॉक्टर उसे ड्यूटी नर्स के हवाले करके बाहर निकल आए। नर्स ने खिड़कियों के पर्दे
फैला दिए और कमरे में खामोशी का आलम छा गया, जिसे कभी कभार सागर की लहरों की सरसराहट छेड़ जाती थी। जो लोग अर्चना की तबीयत पूछने को आए, उन्हें सहानुभूति के पुष्प छोड़कर बाहर ही से लौट जाना पड़ा। किसी को अर्चना से मिलने की इजाज़त ना मिली और इसलिए इस हादसे के बारे में फिल्मी दुनिया में तरह तरह की विचित्र अफवाहें फैलने लगीं। उसी रात जब नर्स अर्चना को नींद का इंजेक्शन देने लगी तो उसने नर्स का हाथ रोक दिया और उसे इंजेक्शन लगाने से मना करती हुई बोली, तुम हर बार जागते ही फिर मुझे क्यों सुलाना चाहती हो? सुकून के लिए। जितना आराम मिलेगा उतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तंग आ चुकी हूँ इस सुकून से, उसने झल्लाकर कहा और फिर कुछ रुककर पूछ बैठी, मुझसे मिलने कोई आया था? हर रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं और ये गुलदस्ते छोड़कर चले जाते हैं। मुझसे मिलते क्यों नहीं? डॉक्टर ने मना कर रखा है। मेरी ये पट्टियाँ कब खुलेंगी? 2-3 दिन में। सच कहो 2-3 दिन में खुल जाएंगी ना? यस मैडम। तो एक काम करो। क्या? मुझे अभी ना सुलाओ। क्यों? मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। ओके, तुम प्रेयर कर लो, मैं खाने के बाद आकर सुला दूंगी, कहती हुई नर्स कमरे से बाहर चली गई और दरवाज़ा बंद करके बाहर नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड की तख्ती सीधी कर दी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, जिससे सागर की लहरों की आवाज़ें कभी कभी भंग कर देती थीं। सागर की ओर खुलने वाला दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जिसमें से सरसराते हुए हवा के झोंके आकर उन गुलदस्तों की महक कमरे में फैला रहे थे और उन फूलों की महक से अर्चना को एक ताजगी सी महसूस हो रही थी। अचानक अर्चना की नज़र पलंग के पास रखी हुई एक व्हील चेयर पर भी गई तो उसके दिमाग में एक ख्याल ने अंगड़ाई ली। वह जानने के लिए कि उसके घाव कितने गहरे हैं, हिम्मत करके अपने बिस्तर पर बैठ गई। धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लटकाया और खिसकते खिसकते उस व्हील चेयर तक पहुंच गई। चारपाई के सहारे वह हल्के से उछलकर कुर्सी पर चढ़ गई और इतनी ही हरकत से उसे अंदाज़ा हो गया कि नर्स ने उससे झूठ ना बोला था। उसके हाथ पांव सही सलामत हैं, छोटे मामूली हैं और वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। वह व्हील चेयर को धीरे धीरे चलाकर उन गुलदस्तों तक पहुंच गई और उन लोग पर लगे कार्ड्स को पढ़ने लगी। उसे सहानुभूति प्रकट करने तथा शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना व्यक्त करने के लिए अनेक सुंदर वाक्यों का प्रयोग किया गया था। फूलों के उस झुरमुट में उसे चोपड़ा साहब, जमाल साहब, पवन कुमार और मिसेस फिलिप के कार्ड्स प्रत्यक्ष नजर आ गए, लेकिन सोमू के फूल कहीं ना पाकर उसके दिल में एक विचित्र सी चुभन हुई। हृदय का दर्द पिघलकर आंखों तक आ गया और उसने तुरंत व्हील चेयर को घुमा दिया। नर्स के आने से पहले वे अपने बिस्तर पर पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन व्हील चेयर के घूमते ही वे अचानक कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्थिर रह गई। उसे महसूस हुआ जैसे कुछ क्षणों के लिए सारी सृष्टि थम गई हो। सामने दीवार पर लगे एक छोटे से दर्पण में उसको अपना चेहरा नजर आया। उसके ओठ भय से कांप गए। चेहरे पर लगी पट्टियों को उसने तेजी से नोच डाला और एक दबी दबी चीख उसके हलक से निकलकर सागर की लहरों में डूब गई। उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। उसने तुरंत अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांप लिया। उसका सारा शरीर थरथर कांपने लगा। कमरे में दर व दीवार घूमते हुए महसूस होने लगे और छत जैसे टूटकर उसके सिर पर आ गिरी। एक विचित्र से पागलपन में वह व्हील चेयर को चलाती हुई पिछवाड़े के उस टेरिस पर चली आई, जहां दृष्टि सीमांत लहरें मारती हुई अथाह सागर के सिवा कुछ न था। यहाँ सागर की लहरों का शोर सुनाई दे रहा था और उस शोर में गुथी उसने उन वचनों को आवाज़ बार बार उसके कानों से टकराकर उसे परेशान कर रही थी, जो कभी धुंधली चांदी में उन लहरों ही को साक्षी बनाकर उसने किसी को दिए थे। झुलसे हुए स्याह चेहरे के साथ जीवन बिताने की कल्पना ही बड़ी भयानक थी। इस ख्याल को वह सहन ना कर सकी। उसके दिमाग की रगें फटने लगीं और वह एक भयानक इरादे के तहत टेरेस के उस किनारे तक आ गई, जहाँ से उसे सागर की गहराइयों में कूद जाना था। उसने आत्महत्या का इरादा कर लिया था, लेकिन इस इरादे पर अमल करने से पहले ही किसी ने एक जोरदार झटके से उसकी व्हीलचेयर को खींच लिया। वह लड़खड़ाकर व्हीलचेयर से गिर पड़ी और बफरी आवाज़ में चिल्लाई, छोड़ दो मुझे, मर जाने दो, मैं बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने न दूंगा अर्चना। सोमू की आवाज़ ने जैसे उसके सारे शरीर को झंझोड़ कर रख दिया। उसने मुड़कर देखा तो सोमू की बाहों ने उसे सहारा दे रखा था। मैंने अपनी हार मान ली अर्चना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। तुम्हारे बिना मेरा घर घर नहीं रहा। सोमू उसके कानों के पास सरगोशी की, लेकिन कुछ कहते कहते अर्चना की आवाज़ गले में फंस गई। अपने इस ऊपरी दिखावटी खराब चेहरे की चिंता मत करो, इसे तो डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी से सुधार लेंगे,
लेकिन विरहा की आग से झुलसे हुए दिल को केवल तुम ही बचा सकती हो। तभी कुछ आहटें करीब आती सुनाई दी। कुछ डॉक्टर और नर्सें दौड़े दौड़े वहां आए। डॉक्टर चंडी ने जब अपनी पेशेंट को एक अजनबी की बाहों में लिपटे देखा तो वे बौखलाकर सोमू से पूछ बैठे, कौन हो तुम? मेरे पति, अर्चना ने उनकी बात का उत्तर दिया। तो इस व्यक्ति ने पहले क्यों नहीं बताया? यह तो आज 4 दिन से हॉस्पिटल की गैलरी में बैठा तुम्हारा हाल पूछता रहता था। डॉक्टर चंडी ने आश्चर्य से पूछा और फिर कुछ रुककर बोले, और जब इससे पूछा गया तो बोला, मैं मैडम का परिस्तार हूँ। सच? हाँ, लेकिन तुम्हारे आर्ट का नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का। कुछ ही देर में हॉस्पिटल के वार्ड बॉय और नर्सें अर्चना को दोबारा व्हीलचेयर पर बिठाकर उसके कमरे में वापस ले गईं। सोमू ने जब हॉस्पिटल के टेरेस से दूर तक फैले उस सागर को देखा तो उसकी लहरों के शोर में इस समय उसे एक विचित्र से संगीत और गुनगुनाहट का एहसास हुआ। तो मित्रों, इस प्रकार गुलशन नंदा का मेहंदी उपन्यास समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये नॉवल अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आगे इसी तरह के आपको नॉवल सुनने को मिलते रहेंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हमें बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।